हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस ई क्लास। इस वीडियो के अंदर आज हम अंडरस्टैंड करेंगे शेल स्क्रिप्टिंग के बारे में। शेल स्क्रिप्टिंग क्या होती है, क्या उसका पर्पस है यूज़ करने का, शेल स्क्रिप्ट्स हम क्यों बनाते हैं, एडवांटेजेस क्या मिलती हैं हमें उसको बनाने की, इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हो सकती हैं, कैसे हम शेल स्क्रिप्ट्स को बनाते हैं और कैसे उसको यूज़ करते हैं, कैसे अगर हमने शेल स्क्रिप्ट्स में कमांड लिखनी है वो कैसे लिखते हैं, इस सारे के बारे में आप इस वीडियो के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। शेल स्क्रिप्टिंग के बारे में पहले अंडरस्टैंड करने से पहले हम इसके बारे में कुछ दो टॉपिक्स अंडरस्टैंड कर लेते हैं जो इसके अंदर यूज़ होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कर्नल क्या होता है। कर्नल आपने बाकी वीडियोस के अंदर भी देखा होगा, मैंने बताया था उसके अंदर कर्नल क्या होता है। अब यहाँ पे हम दोबारा से इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं। कर्नल क्या होता है? कर्नल किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ करते हो अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर या फिर अपने मोबाइल्स के अंदर या किसी और डिवाइस के अंदर, जहाँ पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है उसके अंदर कर्नल एक कोर पार्ट होता है उस ऑपरेटिंग सिस्टम का। कर्नल का मेन काम ये होता है कि उसने पूरे के पूरे सिस्टम को मैनेज करना होता है। मतलब कहने का ये है, जैसे कि हम बोल देते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पूरे कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करता है, तो उस मैनेज करने के लिए जो मेन उसका कोर पार्ट होता है वो होता है कर्नल, जो ये सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन काम करता है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये कोर होता है ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का। चाहे आप लिनक्स की बात कर लो, चाहे आप विंडोज़ की बात कर लो, चाहे आप मोबाइल फ़ोन में एंड्रॉयड की बात कर लो या कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लो, हर एक में कर्नल जरूर होता है। अब कर्नल का जैसे मैंने आपको बताया ये पूरे सिस्टम को मैनेज करता है। अब ये इसने मैनेज करना है पूरे सिस्टम को, तो ऑब्वियसली ये पूरे सिस्टम के ऊपर कंट्रोल भी रखता है। सारे सिस्टम की जितनी भी रिसोर्सेज लगे होते हैं या उनको मैनेज करना है, उन सब के ऊपर कर्नल का कंट्रोल होता है। और कर्नल करता क्या क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि सारे सिस्टम को मैनेज करना है तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। कर्नल फाइल मैनेजमेंट करता है, कैसे फाइल मैनेजमेंट करनी है, स्टोरेज कैसे करनी है, उसको कैसे स्पेस एलोकेट करना है, उनको सेव कैसे करना है, कैसे उनको एडिट करना है, तो अपडेट करना है, ये सारी चीज़ें फाइल मैनेजमेंट के अंदर कर्नल के द्वारा की जाती हैं। उसके अलावा प्रोसेस मैनेजमेंट, जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर चलाते हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम के अपने कुछ बैकग्राउंड के अंदर प्रोसेसेस चलती रहती हैं, उनको मैनेज करना का काम भी कर्नल का होता है। कैसे किस प्रोसेस को कब CPU एलोकेट करना, कब मेमोरी एलोकेट करनी, किस टाइम पे उसको चलाना, कैसे कैसे चलाना, ये सारा कुछ काम कर्नल के अंदर प्रोसेस मैनेजमेंट में होता है। उसके बाद इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, इसके अंदर क्या हो गया, अब इनपुट आउटपुट शब्द आया तो इनपुट कैसे कंप्यूटर सिस्टम में आएगी, आउटपुट कैसे कंप्यूटर सिस्टम से बाहर जाएगी, उसको मैनेज करने का काम भी कर्नल करता है। उसके अलावा मेमोरी मैनेजमेंट का काम करना। मेमोरी मैनेजमेंट में क्या आता है, कब कौन सी मेमोरी किसको एलोकेट करनी है, अगर सपोज करो आपकी रैम फुल हो गई है तो उसको कैसे मैनेज करना है, स्वैप स्पेस का आपने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है तो वहाँ पे वो इम्प्लीमेंट करना, वो सारा काम भी कर्नल के द्वारा किया जाता है। उसके अलावा डिवाइस मैनेजमेंट में जितने भी हमने डिवाइसेस कंप्यूटर सिस्टम के साथ लगाई होती हैं उनको मैनेज कैसे करना, कैसे उनसे काम लेना, वो सारा काम भी कर्नल का होता है। तो ये ऑलमोस्ट सब कुछ इसके अंदर कवर हो गया है कि जो भी कंप्यूटर सिस्टम की रिलेटेड चीज़ों को मैनेज करना होता है वो कर्नल करता है, जो कोर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये होगी कर्नल के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं शेल के बारे में। जो शेल होता है वो क्या होता है? शेल एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंटरफेस का काम करता है किसके बीच में, यूज़र के बीच में। यूज़र कौन? जो कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ कर रहा है, और लिनक्स के कर्नल के बीच में, जो आपने ऊपर कर्नल पढ़ा उसके बीच में और यूज़र के बीच में एक काम करता है। इंटरफेस मतलब ये बीच वाला पार्ट हो गया जिसके थ्रू यूज़र जो है कर्नल को कुछ काम देता है करने के लिए। यूज़र शेल को देगा काम, शेल आके फिर कर्नल को देगा। अब जो लिनक्स का शेल होता है, जब भी हम यूज़र्स टर्मिनल के ऊपर कोई कमांड एंटर करते हैं तो लिनक्स का जो शेल होता है वो उसको कन्वर्ट करता है किस फॉर्म में, जिसको कर्नल अंडरस्टैंड कर सके। अब क्योंकि हम तो कमांड्स लिख देते हैं अपने अंडरस्टैंडेबल फॉर्म से या कुछ ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करके जो वो अंडरस्टैंड करता है, लेकिन कर्नल जो होता है वो उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है। जिस चीज़ को वो अंडरस्टैंड कर सकता है कर्नल, उस चीज़ के अंदर कन्वर्ट किया जाता है शेल के द्वारा कमांड्स को। तो कमांड्स जब भी शेल लेता है यूज़र से, उसको पहले कन्वर्ट करता है, फिर उस कर्नल को आगे सप्लाई करता है ताकि कर्नल उसको अंडरस्टैंड कर सके। अब जो शेल्स
होते हैं वो यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, ये आपको बता दिया, फिर उसको एग्जीक्यूट भी करते हैं। ये आप देखोगे आगे इस वीडियो के अंदर भी हम करेंगे, शेल का यूज़ करेंगे, टर्मिनल का यूज़ करेंगे, वहाँ पे हम कमांड्स लिखेंगे तो फिर शेल उसको कमांड को एग्जीक्यूट करके हमें आउटपुट देता है। अब शेल का यूज़ हम करते हैं कमांड्स को लिखने के लिए। आपने कई बार देखा भी होगा, जैसे मैंने अलग से वीडियो बनाई थी उसमें भी आपने देखा होगा कि हम एट ए टाइम एक कमांड लिख के शेल के अंदर चलाते थे। तो अगर सपोज करो कुछ ऐसा काम है जो हमें बार बार करना पड़ता है, जिसके लिए सेम कमांड्स हमें बार बार लिखनी पड़ती हैं, तो क्या करना पड़ेगा? अगर हमारे पास कोई और तरीका ना होता तो हमें बार बार वो कमांड्स लिखनी पड़ती और उनको चलाना पड़ता है एक एक करके, तो इससे हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर हम इसकी बजाय कुछ ऐसी तकनीक यूज़ करें, कुछ ऐसा तरीका यूज़ करें जिसका यूज़ करके हम उन कमांड्स को एक जगह पे रख दें, फिर जहाँ पे हमने रखी हुई हैं, जैसे कि एक फाइल में हम रख दें उन कमांड्स को, फिर हम उस फाइल को ही एक बार चलाएंगे, एक कमांड लिखेंगे उस फाइल को चलाने के लिए, उसके अंदर जितनी भी कमांड्स लिखेंगी वो अपने आप चल जाएंगी। तो ऐसे हमारा बहुत सारा टाइम बच जाएगा और एक साथ हम कई सारी कमांड्स को चला सकते हैं। तो ऐसा काम करना है अगर हमने, तो वो अगर हमने करना है तो वो हम करते हैं शेल स्क्रिप्टिंग का यूज़ करके, और जिस फाइल के अंदर वो सारी हम कमांड्स रखते हैं उसको बोलते हैं हम शेल स्क्रिप्ट्स। तो अभी आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा शेल स्क्रिप्ट्स क्या होती हैं। अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं, शेल स्क्रिप्ट्स के बारे में, शेल स्क्रिप्टिंग के बारे में। तो शेल स्क्रिप्ट क्या होता है? शेल कैन आल्सो टेक कमांड्स एज इनपुट फ्रॉम फाइल। फाइल से भी वो एज कमांड ले सकता है। कौन? शेल, जो आपने पीछे शेल पढ़ा, अगर हमने उसको कुछ कमांड्स देनी है तो वो फाइल से भी उठा के कमांड्स को रन कर सकता है। वो कैसे करता है वो हम आगे प्रैक्टिकली करके देखेंगे। अगर सपोज करो, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ कमांड्स हमने बार बार लिखनी है, उनको बार बार लिखने की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको बार बार लिखने की बजाय हम एक फ़ाइल के अंदर लिख लेते हैं उन सारी कमांड्स को। वो कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। फिर क्या करते हैं, हम शेल उस फाइल को एग्जीक्यूट कर सकता है। वो हम एक कमांड लिख के उस फाइल का नाम दे देंगे और शेल उसको एग्जीक्यूट कर देगा। जो भी उसके अंदर फाइल्स के अंदर हमने कमांड्स लिखी होंगी वो सारी अपने आप रन हो जाएगी, हमें दोबारा से वो सारी कमांड्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर तो सपोज करो एक दो कमांड्स ही आप बार बार लिखते हो तब इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है फाइल बनाने की, शेल स्क्रिप्ट बनाने की। लेकिन सपोज करो आपने 100 कमांड्स बार बार लिखनी होती हैं या चलानी होती हैं, तो उसको आप एक फाइल में रख सकते हैं। फिर उन 100 कमांड्स को आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक कमांड से ही आप वो सारी कमांड्स चला सकते हैं। अब इन फाइल्स को जिसके अंदर हम कमांड्स लिखते हैं या सेव करके रखते हैं, उनको हम शेल स्क्रिप्ट्स भी बोलते हैं या फिर शेल प्रोग्राम्स भी आप इसको बोल सकते हैं। अब शेल स्क्रिप्ट्स जो होती हैं वो MS-DOS जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट का बहुत पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसके अंदर बैच फाइल्स होती थी, वो बैच फाइल्स के जैसा ही कुछ ये शेल स्क्रिप्ट्स लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होती हैं। बैच फाइल भी कुछ ऐसा ही काम करती थी जैसा शेल स्क्रिप्ट्स करती हैं। उसमें भी हम बैच फाइल्स में भी कुछ कमांड्स को इकट्ठी रख देते थे, एक फाइल बना देते थे, फिर उस फाइल को हम रन करते थे MS-DOS के अंदर। ऐसा ही हम शेल स्क्रिप्ट्स के साथ करते हैं। अब अगर आपने शेल स्क्रिप्ट बनानी है तो उसको हम नाम तो हम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन जो उसकी एक्सटेंशन होती है उस फाइल की, वो एक्सटेंशन होती है .sh। ये आपको पता होना चाहिए कि शेल स्क्रिप्ट जब भी आप क्रिएट करोगे तो नॉर्मल फाइल नहीं होती है वो, उसके जो एक्सटेंशन होती है वो होती है .sh। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ लिखा हुआ माई स्क्रिप्ट फाइल का नाम हो गया और .sh इस फाइल का एक्सटेंशन हो गई, जिससे कि ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चलेगा कि ये एक शेल स्क्रिप्ट है जिसके अंदर कई सारी कमांड्स हो सकती हैं। अब सपोज करो आपने क्रिएट करनी है, तो किससे हम क्रिएट करते हैं शेल स्क्रिप्ट्स को? उसके लिए लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर या उबंटू डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर VI एडिटर होता है, जिसका यूज़ करके हम शेल स्क्रिप्ट्स को बनाते हैं। वो हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे इसी वीडियो के अंदर। अब शेल स्क्रिप्ट्स क्या कर सकती हैं, क्या हम उससे काम ले सकते हैं? पहला, टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र फाइल एंड आउटपुट दैम ऑन द स्क्रीन। यूज़र से शेल स्क्रिप्ट्स में हम कुछ कमांड्स लिख देंगे, अगर हमने यूज़र से इनपुट लेनी है उसके अंदर भी तो वो हम ले सकते हैं। फाइल या फिर स्क्रीन के ऊपर हमने आउटपुट शो करवानी है तो वो भी हम शेल स्क्रिप्ट्स का यूज़ कर सकते हैं उसके लिए भी। आगे अगर चलें तो जो शेल स्क्रिप्ट्स होती हैं उनसे हम अपनी कुछ कमांड्स बना के रख सकते हैं।
वैसे तो हम इनबिल्ट कमांड्स को ही यूज़ करते हैं, लेकिन उन इनबिल्ट कमांड्स को हम आगे पीछे करके कुछ ऐसा उनसे बना सकते हैं, कुछ ऐसा काम करवा सकते हैं जो ऐसा लगेगा कि हमने एक नई कमांड क्रिएट कर दिया है, उसको बना दिया है और उसको हम फाइल के नेम से ही चला सकते हैं। तो कुछ ऐसे काम जो आपको बार बार करने पड़ते हैं वो हम शेल स्क्रिप्ट्स के अंदर रख लेते हैं, तो उनसे ऐसा लगता है कि जैसे कि वो एक पूरी की पूरी अलग से कमांड ही है जिसको हम चला के कुछ काम कर सकते हैं। तो अपनी कमांड्स बनाने के लिए भी हम शेल स्क्रिप्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। अब कई सारे ऐसे काम होते हैं जो बार बार करने की ज़रूरत होती है, जैसे कि उसमें टाइम हमारा वेस्ट होता है, तो उस टाइम को वेस्ट करने की बजाय हम शेल स्क्रिप्ट्स का यूज़ करके अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं और कमांड्स को एक फाइल के अंदर रख सकते हैं। अब अगर पॉज करो आपने अपना कुछ टास्क जो है वो उसको ऑटोमेट करना है। ऑटोमेट करने का मतलब कि आपने एक बार कुछ कमांड लिखी और उसके बाद जो भी आप काम करना चाहते हो वो अपने आप होता रहे, तो वो काम भी हम शेल स्क्रिप्ट से कर सकते हैं। सपोज करो आपने 1000 कमांड्स लिखनी होती है रोज़ आके डेली कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर, तो उन 1000 कमांड्स को आप एक फाइल के अंदर रख लो, फिर आपने उस फाइल को ही चलाना है। जो भी 1000 कमांड्स वो काम करती होंगी वो अपने आप ऑटोमेटिकली होता रहेगा शेल स्क्रिप्ट्स का यूज़ करके। तो ऐसे हम ऑटोमेट भी कर सकते हैं अपने डेली टास्क को, अगर हमारे पास कोई ऐसा टास्क है। तो ये तो होगी इंट्रोडक्शन शेल स्क्रिप्ट्स के बारे में। अभी हम देखते हैं इसकी एडवांटेजेस। पहली जैसे एडवांटेज है, शेल स्क्रिप्ट्स आर मच क्विकर होती हैं, इनको बनाने में ज़्यादा हमें प्रॉब्लम्स नहीं होती है, हम फटाफट इनको बना सकते हैं। अभी आप देखोगे प्रैक्टिकली इसको हम कैसे करेंगे। क्विक स्टार्ट है, जैसे ही आपने शेल स्क्रिप्ट को बना लिया, अब उनको रन करना हमारे लिए बहुत आसान होता है। एक छोटी सी कमांड लिखनी होती है हमने और उससे हमारी जो शेल स्क्रिप्ट है वो अपने आप रन हो जाती है, ऑटोमेटिकली जो भी काम उसमें करना होता है वो कर देती है। इंटरेक्टिव डिबगिंग है। डिबगिंग क्या होती है, सपोज करो आपकी स्क्रिप्ट फाइल में, शेल स्क्रिप्ट फाइल में कोई प्रॉब्लम है, कोई आपने गलत कमांड लिख दी है, तो वो शेल स्क्रिप्ट को जब हम रन करते हैं तो वो हर एक लाइन के लिए आपको मैसेज भी दिखाती रहती है कि किस लाइन से हमें कोई एरर आया है, और उसका लाइन नंबर भी वो वहाँ पे डिस्प्ले कर देती है। तो इससे अगर कोई एरर आता है तो उसको हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि किस लाइन के अंदर वो एरर है और उसको हम करेक्ट कर सकते हैं शेल स्क्रिप्ट के अंदर। तो इसीलिए इसको बोलते हैं इंटरेक्टिव डिबगिंग। अब जो हमारा काम है उसको ऑटोमेट हम कर सकते हैं, ये आपने पीछे भी पढ़ लिया। शेल स्क्रिप्ट्स का ये एडवांटेज है कि हम कोई भी टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं। कोई भी टास्क हमने करना है जो बार बार करते हैं उसको ऑटोमेटिकली ये शेल स्क्रिप्ट करता रहेगा जैसे ही हम शेल स्क्रिप्ट को चलाएंगे। अब सिंटैक्स क्या होता है शेल स्क्रिप्ट के अंदर राइट करने का, कोई भी कमांड को जैसे हम नॉर्मल कमांड्स लिखते हैं शेल के अंदर, वैसे ही हम शेल स्क्रिप्ट्स के अंदर भी कमांड्स लिखते हैं। उसमें कोई चेंज नहीं आता है, बस हमने सेम कमांड सेम तरीके से ही सेम सिंटैक्स को यूज़ करके हम शेल स्क्रिप्ट्स के अंदर भी कमांड्स को लिखते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं होती है कि अगर हमने शेल स्क्रिप्ट में कुछ कमांड्स लिखनी है तो उसको कैसे लिखेंगे। सेम तरीका है, जैसे नॉर्मली हम करते हैं वैसे ही शेल स्क्रिप्ट्स में भी करेंगे। तो ये भी एक एडवांटेज हमें इससे मिल जाती है। अभी हम इसकी देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट है जैसे कि अगर सपोज करो आपने कुछ ऐसी कमांड लिख दी शेल स्क्रिप्ट के अंदर जिससे आपके कंप्यूटर सिस्टम में कुछ नुकसान हो जाए, कुछ हार्मफुल हो जाए, कुछ ऐसी काम हो जाए जो आप नहीं करना चाहते हो, तो वो चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है शेल स्क्रिप्ट्स में जब भी हम कोई कमांड लिखते हैं। तो अगर आपने कुछ ऐसी गलती कर दी तो पहली बार तो वो रन हो ही जाएगा। अगर आपने शेल स्क्रिप्ट को चलाई और बाद में आपको पता चलेगा तब तक वो हार्मफुल काम हो चुका होगा। तो शेल स्क्रिप्ट्स को बनाते हुए हम बड़े ध्यान से उसको बनाते हैं और बड़े ध्यान से ही उसमें हमने कमांड्स को लिखना होता है। दूसरी अगर हम डिसएडवांटेज देखें तो अगर आपने बहुत बड़ी शेल स्क्रिप्ट की फाइल बनाई हुई है तो उसकी हो सकता है जो एग्जीक्यूशन स्पीड हो वो स्लो हो जाए, वो धीरे धीरे काम करना शुरू करे। कि अगर आपने सपोज करो शेल स्क्रिप्ट में 1000 लाइनों का कमांड्स लिख दी हैं तो उनको जब हम रन करते हैं तो उसकी स्पीड जो है वो थोड़ी सी स्लो हो सकती है शेल स्क्रिप्ट को रन करने की। अगर आपने सेम शेल स्क्रिप्ट को अगर आपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रन करना है तो वहाँ पे कंपैटिबिलिटी के इश्यूज आ सकते हैं। अब ये कंपैटिबिलिटी इश्यूज कहाँ पे आएंगे? अब आप जो अगर आप देखो लिनक्स के किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अलग अलग शेल्स हो सकते हैं।
एक शेल के ऊपर एक शेल स्क्रिप्ट काम कर सकती है, दूसरे के ऊपर हो सकता है वो ना करे, या फिर एक लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर वो फाइल चल सकती है, दूसरे के ऊपर हो सकता है वो ना चले। जैसे ubuntu के ऊपर आपने कोई शेल स्क्रिप्ट बना ली, उसको चलाने का तरीका अलग हो सकता है, या उसके अंदर जो हमने कमांड्स लिखी होती हैं वो थोड़ी बहुत डिफर हो सकती हैं। लेकिन अगर आप वही शेल स्क्रिप्ट को किसी दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर चलाओ तो वहाँ पे हो सकता है उसको रन करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो, वहाँ पे कंपैटिबिलिटी के इशू आ सकते हैं। तो ये चीज़ इसके अंदर प्रॉब्लम हमें डिसएडवांटेज के मिल सकती है शेल स्क्रिप्ट्स के अंदर। तो ये कुछ अब आपने एडवांटेजेस भी देख ली, डिसएडवांटेजेस भी देख ली शेल स्क्रिप्ट्स की। अभी हम देखते हैं शेल स्क्रिप्ट्स को हम क्रिएट कैसे करते हैं, क्या तरीका होता है, क्या कमांड होती है उसको लिखने की। स्क्रिप्ट को क्रिएट करने के लिए हम ये कमांड लिखते हैं जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है, vi हम यूज़ करते हैं कमांड। अगर हमने जैसे आपने पीछे पढ़ा कि विजुअल एडिटर का यूज़ करते हैं हम शेल स्क्रिप्ट्स को बनाने के लिए ubuntu सिस्टम के अंदर, तो उसके लिए हम ये कमांड लिखते हैं vi। इससे क्या होता है, विजुअल एडिटर हमारा स्टार्ट होता है और उसके अंदर क्या चीज़ ओपन होगी, स्क्रिप्ट फाइल name.sh। ये हमारी फाइल एक बन जाएगी, अगर बनी होगी पहले से तो वो ओपन हो जाएगी, अगर नहीं होगी तो वो बन जाएगी और उसके अंदर हम कमांड्स लिख सकते हैं। ऐसे हम कमांड्स को स्क्रिप्ट फाइल को, शेल स्क्रिप्ट को क्रिएट करते हैं, या फिर अगर पहले से बनी हुई है तो उसको हम ओपन करते हैं। अब ये कमांड क्या करेगी, ये क्या करेगी, vi एडिटर को ओपन कर देगी ubuntu सिस्टम के अंदर, ubuntu डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। फिर हम क्या करेंगे, अगर सपोज करो आपका जो vi एडिटर है वो पहले से ही इंसर्ट मोड के अंदर नहीं है। इंसर्ट मोड वो मोड होता है जिसके अंदर हम कमांड्स लिख सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं। तो अगर वो आपका vi एडिटर इंसर्ट मोड के अंदर नहीं है तो हमें कीबोर्ड के ऊपर I प्रेस करना होता है। जब जैसे ही आप I प्रेस करोगे तो आपका vi एडिटर इंसर्ट मोड में पहुंच जाएगा और आप फिर टाइपिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं, वहाँ पे कमांड्स को लिखना स्टार्ट कर सकते हैं स्क्रिप्ट फाइल के अंदर। फिर क्या करना है, जैसे ही आप सपोज करो आपने फिनिश कर दिया, जितनी कमांड्स आपने लिखनी थी स्क्रिप्ट फाइल के अंदर वो आपने सारी लिख ली। अब आपने फाइल को सेव करना है तो उसके लिए पहले आप एस्केप की प्रेस करोगे कीबोर्ड के ऊपर, फिर आपने टाइप करना है :WQ। ये तीनों चीज़ें आपने टाइप करनी है एस्केप की प्रेस करने के बाद। इससे क्या होगा, फाइल आपकी सेव हो जाएगी और आप vi एडिटर से बाहर आ जाओगे। तो ये पूरा प्रोसेस है अगर हमने स्क्रिप्ट फाइल बनानी है ubuntu सिस्टम के अंदर। विजुअल एडिटर के अलावा और भी एडिटर्स अवेलेबल होते हैं किसी भी लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। जैसे ubuntu के अंदर एक नैनो एडिटर नाम का एडिटर भी अवेलेबल है जिसका यूज़ करके भी हम फाइल्स को क्रिएट, एडिट, अपडेट या फिर सेव करके कर सकते हैं। तो उसके लिए आप नैनो एडिटर के अंदर कैसे कमांड लिखोगे वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। प्रैक्टिकली भी हम इसको करके देखेंगे डिटेल में। उसके लिए आपने ज़्यादा कमांड में चेंज नहीं करना है, vi की जगह पे सिर्फ हमने नैनो लिखना होता है, उसके बाद फाइल का नाम जिसके अंदर हम चेंज करना चाहते हैं। तो ये भी एक तरीका हो सकता है एडिटर कोई और एडिटर यूज़ करके जिसके अंदर हम फाइल्स को एडिट कर सकते हैं। vi एडिटर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है यूज़ करने में क्योंकि उसमें अलग अलग मोड होते हैं कोई भी काम करने के लिए, लेकिन नैनो एडिटर सीधा सिंपल सा एडिटर है। जैसे कि आपका नोटपैड होता है विंडोज़ के अंदर, वैसे ही नैनो एडिटर है लिनक्स के अंदर, और आप सिंपल तरीके से फाइल्स को एडिट कर सकते हैं। तो दोनों तरीके हम करके देखेंगे ये प्रैक्टिकली। उसके बाद एग्जीक्यूट कैसे करना है शेल स्क्रिप्ट को, फाइल को, उसके लिए सिंपल सी कमांड है, आपने बैश लिखना है। बैश क्या होता है, शेल का टाइप है। शेल अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के हो सकते हैं ubuntu सिस्टम के अंदर या किसी भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। उनमें से बैश भी एक अवेलेबल शेल वर्जन है, शेल टाइप है जो हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी फाइल को रन करने के लिए। तो आपने लिखना है बैश और उस फाइल का नाम जिस फाइल को आप रन करना चाहते हैं। ये कमांड क्या करेगी, इसके अंदर जितनी भी फाइल के अंदर कमांड्स हमने लिखी होंगी वो सारी रन होंगी, एग्जीक्यूट होंगी जो भी हमने फाइल के अंदर लिखी होंगी। तो ऐसे आप फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। प्रैक्टिकली इसको करने के लिए पहले हम अपने लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं जो हमने वर्चुअल बॉक्स के अंदर इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो आप देख रहे हो जैसे लिनक्स ubuntu डिस्ट्रीब्यूशन हमने इंस्टॉल करके रखा हुआ है। अभी हम करेंगे स्टार्ट के ऊपर क्लिक ताकि हमारा ubuntu का सिस्टम स्टार्ट हो जाए और उसके अंदर हम कमांड्स को लिख के शेल स्क्रिप्ट्स को क्रिएट करना शुरू कर सकें। ये हमारा अब लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन
उबंटू का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया है। अभी हम इसके ऊपर काम करेंगे, शेल स्क्रिप्ट्स को बनाएंगे। उसके लिए पहले आपने डैश बटन के ऊपर क्लिक करना है। डैश बटन पे आपने टर्मिनल के ऊपर करना है। यहाँ पे मुझे टर्मिनल दिखाई दे रहा है, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो मैं अभी इस टर्मिनल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। टर्मिनल पर जैसे ही क्लिक किया तो मेरे सामने कुछ ऐसी विंडो दिखाई देगी जहाँ पे मैं आप कमांड्स को लिखना स्टार्ट कर सकता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, हम होम डायरेक्टरी के अंदर काम करते हैं किसी भी यूज़र की। होम डायरेक्टरी कहाँ होती है वो आप यहाँ पे फाइल से चेक कर सकते हैं। जैसे ये होम डायरेक्टरी है और हम इसी फाइल के अंदर, इसी फोल्डर के अंदर अभी डायरेक्टरी के अंदर काम करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। फिर से हम टर्मिनल के ऊपर जाते हैं। टर्मिनल के ऊपर आपने जैसे थ्योरेटिकल पोर्शन में पढ़ा कि हमने अगर स्क्रिप्ट फाइल को क्रिएट करना है तो उसके लिए हम कमांड यूज़ करते हैं VI स्टैंड फॉर विजुअल एडिटर, जो एडिटर होता है उबंटू डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, जिसका यूज़ करके हम स्क्रिप्ट फाइल के अंदर कुछ कमांड्स को लिखेंगे जो हम लिखना चाहते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं स्क्रिप्ट फाइल का नाम, जो भी हम फाइल का नाम रखना चाहते हैं। अगर नई फाइल आपने बनानी है, अगर पहले से बनी हुई फाइल है, अगर उसको आपने ओपन करके दोबारा से उसमें कुछ चेंज करना है तो वो फाइल का नाम भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ first.sh, ये मैंने फाइल का नाम रख दिया। .sh लगाना ज़रूरी है, नहीं तो वो नॉर्मल फाइल बन जाएगी, स्क्रिप्ट फाइल नहीं बनेगी। जैसे ये आप लिख के एंटर प्रेस करोगे तो आपका जो विजुअल एडिटर है वो ओपन हो जाएगा और उसके अंदर ये फाइल ओपन हो जाएगी। नॉर्मली जो विजुअल एडिटर होता है वो कमांड मोड के अंदर ओपन होता है। कमांड मोड का मतलब उसके अंदर हम विजुअल एडिटर की कमांड्स लिख सकते हैं, जो भी हम कर सकते हैं। लिखी नहीं जाएंगी लेकिन वो कमांड अपना काम करेंगी। लेकिन अगर आपने फाइल के अंदर कुछ टाइप करना है, लिखना है, जैसे कि हमने अब इस स्क्रिप्ट फाइल के अंदर कमांड्स लिखनी है, उसको सेव करना है, तो उसके लिए पहले आपको विजुअल एडिटर को इंसर्ट मोड के अंदर लेके जाना पड़ेगा। इंसर्ट मोड में जाने के लिए आपने कीबोर्ड के ऊपर पहले प्रेस करना है I। जैसे ही आप I प्रेस करते हो, अब आप इस फाइल के अंदर लिखना शुरू कर सकते हैं। जो भी कमांड्स आपने लिखनी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैंने ये 2 कमांड्स लिखी। पहली लाइन में मैंने ls कमांड लिखी। ls हमें लिस्ट देती है, जिस भी डायरेक्टरी के अंदर हम काम कर रहे होते हैं उसकी लिस्ट देगी। उसके अंदर कौन कौन सी डायरेक्टरीज बनी हुई हैं, कौन कौन सी फाइल्स बनी हुई हैं, उसकी लिस्ट देगी। जो अगली डेट कमांड मैंने लिखी है वो हमें करंट डेट एंड टाइम बताएगी सिस्टम की। ऐसे ही हम और कई सारी कमांड्स इसके अंदर लिख सकते हैं। जैसे आपने कैल कमांड लिख दी। कैल कमांड होती है कैलेंडर कमांड, कैलेंडर दिखा देगी हमें ये। उसके अलावा आपने और कोई कमांड लिखनी है तो वो भी आप इसके अंदर लिखनी है। जैसे मैं लिख देता हूँ हू कमांड। हू कमांड हमें बताती है कौन सा यूज़र यूज़ कर रहा है हमारे उबंटू डिस्ट्रीब्यूशन को। सपोज करो ये 4 कमांड्स मैंने इस फाइल के अंदर लिखनी थी, तो मैंने ये लिख दी। अभी मैंने इस फाइल को सेव करना है। सेव करने के लिए जैसे स्टेप्स में भी आपने पीछे देखा, अब आपने कीबोर्ड के ऊपर प्रेस करना है एस्केप। एस्केप प्रेस करने से क्या होगा, जो हमारा विजुअल एडिटर है वो फिर से कमांड मोड में पहुंच जाएगा। कमांड मोड में जैसे ही पहुंचेगा, अब आप यहाँ पे कीबोर्ड के ऊपर दोबारा से प्रेस करोगे $WQ। जब आप ये प्रेस करोगे और एंटर प्रेस करोगे कीबोर्ड के ऊपर, तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी और विजुअल एडिटर से हम बाहर आ जाएंगे। विजुअल एडिटर से हम क्विट कर जाएंगे। एंटर प्रेस किया मैंने, ये देखिए आप दोबारा से उस टर्मिनल के ऊपर पहुंच के जहां से हमने स्टार्ट किया था। तो विजुअल एडिटर में जो फाइल हमने बनाई वो सेव हो गई अब, और अब हम उसको चला के देखेंगे। अब कमांड को, स्क्रिप्ट फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए जो हम कमांड यूज़ करते हैं वो कमांड उबंटू सिस्टम के अंदर होती है बैश शेल का नाम है जो इसके अंदर अवेलेबल है। फिर हम इसी फाइल का नाम लिखते हैं जो हमने अभी बनाई है first.sh। अभी हम इसको इतना लिख के आपने करना है कीबोर्ड के ऊपर एंटर प्रेस किया मैंने। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमने पहली कमांड लिखी थी ls, उससे ये सारी चीज़ें आई हैं, जिसके अंदर वो लिस्ट दिखा रहा है हमें जिस डायरेक्टरी के अंदर अभी हम काम कर रहे हैं, जो होम डायरेक्टरी है यूज़र की। उसके बाद दूसरी हमने कमांड लिखी थी डेट, जिसकी वजह से ये डेट आ गई है यहाँ पे। तीसरी हमने कमांड लिखी थी कैलेंडर की, उससे हमें ये कैलेंडर दिखा दिया है मई मंथ का, जो करंट मंथ है। उसके बाद मैंने कमांड लिखी थी हु, जो हमें यूज़र बताएगा कौन सा यूज़र काम कर रहा है, जिसकी वजह से ये वाले हमें डिस्प्ले हो गया है स्टूडेंट नाम का यूज़र। तो ये ऐसे आप किसी भी स्क्रिप्ट फाइल के अंदर कई सारी कमांड्स लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 4 कमांड्स लिखी हैं, आप 100 कमांड्स भी लिख सकते हैं, या 100 से ज़्यादा, जितनी आपको ज़रूरत है उसके हिसाब से कमांड्स आप इस फाइल के अंदर लिख सकते हैं।
अब सपोज़ करो आपने इसी फाइल के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ नई कमांड्स लिखनी है या किसी कमांड को डिलीट करना है, तो उसके लिए हम सिंपल वही सेम कमांड लिखेंगे जो हमने फाइल को क्रिएट करने के लिए लिखी थी, जैसे कि vi। उसके बाद आपने फाइल का नाम लिखना है, vi वही हो गया विजुअल एडिटर जो हम एडिटर यूज़ कर रहे हैं फाइल को एडिट करने के लिए। जैसे ही आप ये लिख के एंटर प्रेस करोगे तो हो सकता है आपको कुछ ऐसा मैसेज दिखाई दे दे स्क्रीन के ऊपर, जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हो। इसका मतलब ये है कि किसी और तरीके से या किसी और प्रोसेस के द्वारा भी ये फाइल ओपन की गई है। अगर आप इसको एडिट करना कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप एंटर प्रेस करोगे, क्योंकि हम करना चाहते हैं एडिट तो हम एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये फाइल दोबारा से ओपन होगी जो हमने सेव करके रखी थी। अभी इसके अंदर सपोज करो आपने तीसरी जो हमारी कमांड है कैल कमांड, उसकी जगह में कोई चेंज करना है, तो अभी आपने आई कीबोर्ड के ऊपर आई प्रेस नहीं करना है, जो हम इंसर्ट मोड में जाने के लिए प्रेस करते हैं। आपने क्या करना है, पहले एरोज कीज का यूज़ करना है। पहले आप जाओगे कैल कमांड के पास, मतलब उस लाइन के पास, उस जगह के पास आपने जाना है पहले एरोज कीज का यूज़ करके, जहाँ पे आप चेंज करना चाहते हैं। इंसर्ट मोड में जाने से पहले हम ये चीज़ करते हैं। अब सपोज करो आप उस जगह पे पहुंच गए जहाँ पे आपने चेंज करना है। अगर आपने उस लाइन में कुछ डिलीट करना है तो पहले आप उसको डिलीट भी कर लोगे। जैसे हमने इस कैल कमांड को डिलीट करना है तो इसको आप डिलीट करोगे कीबोर्ड के ऊपर डिलीट की प्रेस करके। तो जैसे मैं डिलीट की प्रेस कर रहा हूँ तो ये मैंने सारा डिलीट कर दिया पहले। तो इससे क्या हुआ, हम इसकी जगह पे कुछ जो नई कमांड लिखना चाहते हैं वो हम लिख सकते हैं। उसके लिए अब हमने नई चीज़ लिखनी है, क्योंकि नई कमांड लिखनी है। तो अब हमने इंसर्ट मोड के अंदर जाना है। इंसर्ट मोड में जाने के लिए हमने कीबोर्ड के ऊपर आई प्रेस करना है। जैसे ही आप आई प्रेस करोगे तो ये विजुअल एडिटर हमारा इंसर्ट मोड में पहुंच जाएगा। और अब हम नई कमांड इसकी जगह पे लिखेंगे जो हमने सपोज करो लिखनी है pwd कमांड, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। सपोज करो ये मैंने चेंज कर दिया। अब जो भी जितने भी चेंजेस करने थे वो सारे कर लिए। अब दोबारा से इस फाइल को सेव करना है तो फिर से आप कीबोर्ड के ऊपर एस्केप की प्रेस करोगे। इससे वो हमारा विजुअल एडिटर कमांड मोड में पहुंच जाएगा। फिर आपने टाइप करना है :WQ। जब ये प्रेस करके एंटर प्रेस करोगे तो फाइल हमारी सेव हो जाएगी और हम विजुअल एडिटर से बाहर आ जाएंगे। विजुअल एडिटर को यूज़ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इसमें हमें अलग अलग मोड में जाने के लिए उसका ध्यान रखना पड़ता है कि कब हमने किसी एक मोड से दूसरे मोड में जाना है, कब नहीं जाना है। तो इसलिए इसको इतना यूज़ करना आसान नहीं होता है। इसलिए मैं आपको एक साथ दूसरा एडिटर भी बताऊंगा जिसका यूज़ करके हम फाइल्स को एडिट कर सकते हैं। चलो, अब हमने फाइल्स को एडिट कर लिया, उसमें कोई चेंज करना था वो कर लिया। अभी हम इसको दोबारा से रन करते हैं। वही हमने कमांड लिखनी है bash first.sh, जो हमने पहले भी लिखी थी। एंटर प्रेस किया मैंने। अभी देखो हमने तीसरी कमांड में चेंज किया था तो उसकी जगह था प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, और यहाँ पे उसने प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी कर दी। जिस डायरेक्टरी के अंदर अब हम काम कर रहे हैं उस डायरेक्टरी का ये पाथ हमें दिखाती है कमांड pwd। बाकी सारा सेम रहेगा क्योंकि उनमें हमने कोई चेंज नहीं किया। तो ऐसे आप अपने एग्जिस्टिंग फाइल्स के अंदर चेंज भी कर सकते हैं। ये तो हो गया विजुअल एडिटर से अगर हमने फाइल्स को एडिट करना है। तो उबंटू डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक और एडिटर होता है जिसको बोलते हैं हम नैनो एडिटर। उसके लिए आपने लिखना है नैनो, फिर इसी फाइल का नाम जिसके अंदर हम चेंज करना चाहते हैं first.sh, जो हमने अभी बनाई थी। एंटर प्रेस करोगे। अभी ये आपको दोबारा से वही मैसेज देगा। अगर किसी प्रोसेस के द्वारा यही फाइल दोबारा ओपन हो रखी होगी पहले से ही तो आपको ये मैसेज आ सकता है, अदरवाइज ये मैसेज नहीं आएगा। अगर आपको कुछ ऐसा मैसेज आता है तो आपने वाई प्रेस करना है अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं। जैसे ही वाई प्रेस किया तो ये फाइल हमारी ओपन हो गई जो हमने बनाई हुई थी विजुअल एडिटर को यूज़ करके। अभी सपोज करो इस वाले एडिटर को विजुअल एडिटर से यूज़ करना आसान होता है। विजुअल एडिटर इतना आसान नहीं होता है यूज़ करना, क्योंकि उसमें हमें अलग अलग मोड यूज़ करने पड़ते हैं कुछ भी काम करने के लिए। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है नैनो एडिटर के अंदर। इसके अंदर आप नॉर्मल प्रोसेस, जैसे आप अगर हम नोटपैड देखें विंडोज़ के अंदर तो वैसे ही आप इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई आपने आई की प्रेस नहीं करनी है इंसर्ट मोड में जाने के लिए, सिंपल तरीके से आप फाइल कुछ भी चीज़ डिलीट कर सकते हैं या उसकी जगह पे कुछ लिख सकते हैं। जैसे सपोज करो pwd की जगह पे मैंने कोई और कमांड लिखनी है तो एरोज की का यूज़ करके मैं पहले वहाँ पे चला गया, फिर मैंने इसको डिलीट कर दिया। डिलीट की प्रेस करके कीबोर्ड के ऊपर फिर आप सीधा ही यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैंने सपोज करो कैल कमांड यहाँ पे दोबारा से लिखनी है
अब सपोज करो हमने जो भी एडिटिंग इस फाइल के अंदर करनी थी हम नैनो एडिटर को यूज़ करके वो हमने कर ली है। अब हम इस फाइल को सेव करना चाहते हैं और उसके बाद रन करके देखना चाहते हैं। तो आप नैनो एडिटर के ऊपर सीधा ही Ctrl+X प्रेस करोगे कीबोर्ड के ऊपर। आप जैसे ही Ctrl+X प्रेस करोगे तो आपको ये पूछेगा कि क्या आप जो भी आपने चेंजेस किए हैं उनको सेव करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप Y प्रेस करोगे कीबोर्ड के ऊपर और Y मैं प्रेस कर देता हूँ तो इससे हमारे सेव चेंजेस हो जाएंगे। अगर आप सेव नहीं करना चाहते तो आपने N प्रेस करना है, जिससे कि सेव चेंजेस नहीं होंगे और आपका जो नैनो एडिटर है वो क्लोज हो जाएगा। तो मैं अभी के लिए Y प्रेस कर रहा हूँ। Y मैंने प्रेस किया तो उसके बाद ये मेरे को पूछेगा कि फ़ाइल नेम क्या राइट करना है, फाइल का क्या नाम रखना है। तो मैं इसको एंटर प्रेस कर रहा हूँ, सेम ही नाम रखना है हमने। एंटर मैंने प्रेस कर दिया तो इससे हमारी फाइल जो है वो सेव हो गई है। अब सपोज करो हम इसी फाइल को दोबारा से रन करके देखना चाहते हैं तो मैं वही कमांड यूज़ करूँगा, बैश first.sh जो फाइल का नाम था। एंटर प्रेस किया। अभी देखो आप, पहले हमने pwd कमांड यूज़ की थी तो उसकी वजह से हमारे पास ये प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी आ गई थी। अभी क्योंकि हमने नैनो एडिटर का यूज़ करके pwd की जगह पे cal कमांड यूज़ कर लिया तो जिसकी जगह पे अब कैलेंडर डिस्प्ले कर रहा है। तो ऐसे आप फाइल्स को एडिट कर सकते हैं इन दोनों एडिटर्स को यूज़ करके। एक तीसरा और तरीका हो सकता है, अगर हमने कमांड्स के थ्रू नहीं करना है वो एडिट, आपको मैं बता रहा हूँ तरीका, सिंपलेस्ट तरीका। अगर और भी आपने सिंपल तरीके से करना है तो विदाउट कमांड अगर हमने फाइल को एडिट करना है तो आप क्या करेंगे, हम पहले इस टर्मिनल को क्लोज कर देते हैं। आपने उस डायरेक्टरी के ऊपर जाना है जहाँ पे आपने वो फाइल सेव करके रखी हुई है। जैसे होम डायरेक्टरी में हमने फाइल सेव की थी first.sh। अब मैं इसको ओपन करूँगा, राइट क्लिक कर सकते हैं आप, ओपन विद gedit। gedit एक और एडिटर होता है इसके अंदर जिसका हम सिंपल तरीके से यूज़ करके विदाउट एनी कमांड हम इस फाइल को एडिट कर सकते हैं। इस पर मैंने क्लिक किया, ये हमारी फाइल ओपन हो गई। अभी हम इसके अंदर सपोज करो कैल की जगह पे मैं दोबारा से pwd कमांड लिखना चाहता हूँ या कोई और आप कमांड लिखना चाहते हैं, इसको लिखोगे, कुछ नहीं करना है। उसके अलावा जो भी आप चेंज करना चाहते हैं वो करोगे। उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है। सेव करने के लिए आप यहाँ से भी कर सकते हैं, फाइल सेव, या फिर कीबोर्ड के ऊपर सीधा ही आप Ctrl+S प्रेस कर दो, आपकी फाइल सेव हो जाएगी। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। सपोज करो आपने इस फाइल को चला के देखना है तो आप टर्मिनल से भी इसको दोबारा से चला के देख सकते हैं। उसके लिए हमने लिखना है बैश first.sh। अभी आप देखो तो कैलेंडर की जगह पे अभी प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी वाली कमांड जो हमने अभी लिखी है इंटरफेस को यूज़ करके, वो हमारी कमांड सेव हो गई थी और रन हो रही है। तो ऐसे अलग अलग तरीके से आप फाइल्स को एडिट उसको चला के देख सकते हैं। आई होप आपको ये प्रैक्टिकल तरीका इसको करने का, फाइल्स को क्रिएट करने का, एडिट करने का, रन करने का, एग्जीक्यूट करने का समझ आ गया होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं अभी भी इसके रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।